अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल एक्सर एकेडमी पर। नाउ आज हम हमारा एक नया सबक स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो नया सबक है ये यूनिट 7 का नया चैप्टर है। यूनिट 7 है, ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 5 है। यहाँ पर गलती से ये 7 हो गया, तो ये चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है। तो ये जो है ये सबक नंबर 5 है और यूनिट यहाँ पर क्या है 7, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि अलग अलग यूनिट्स है हमारे पूरा सिलेबस में। यूनिट्स है यानी ग्रुप है, चैप्टर्स का ग्रुप है और सबक का ग्रुप है। तो जैसा हमने पहला वाला देखे थे ह्यूमन से रिलेटेड, है ना, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, जिसमें हमने रिप्रोडक्शन के अंदर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, फिर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फिर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, फिर हमने देखा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इस तरह से वो एक पूरा क्या था, यूनिट था। अब ऐसे ही हम एक यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और इस यूनिट के अंदर जो पहला चैप्टर है वो क्या है, जेनेटिक्स। बेसिकली ये जो यूनिट है उसका नाम है जेनेटिक्स और इर्तिखा। क्या नाम है उसका? जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। अब इसमें जो 3 चैप्टर्स है वो कौन कौन से हैं? एक जो पहला सबक है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्या है कि विरासत और मगायरात के उसूल। इसका नाम क्या है? विरासत और मगायरात। मगायरात का मतलब क्या होता है? मगायरात का मतलब होता है वेरिएशन। इसके क्या है? उसूल है, ठीक है। तो पहला सबक ये है इस यूनिट में। दूसरा सबक हम इसके आगे बढ़ेंगे जिसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर बेसिस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी जो विरासत है उस विरासत का जो बेस है वो क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस। तो हमारे तौरीस की बुनियादी यानी जेनेटिकल बुनियाद या जेनेटिकल बेसिस। तो आगे एक और सबक पढ़ने वाले हम जिसका नाम है तौरीस। तौरीस की जुनैनियाती। बुनियादी क्या देखने वाले हम? तौरीस की जुनैनियाती बुनियादी। और उसके बाद जो तीसरा सबक हम देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशन। कौन है? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? इर्तिखा, ठीक है। तो हम ये 3 सबक देखने वाले इस यूनिट के अंदर, इस इकाई के अंदर। कौन कौन से सबक है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसको हम क्या करें, विरासत और मगारात के उसूल। दूसरा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तौरीस की जुनैनियाती बुनियादें। और तीसरा है इवोल्यूशन यानी इर्तिखा। अगर आप इस सबक को देखेंगे तो इसमें एक कॉमन टर्म आपको बार बार देखने को मिलेगा। कॉमन टर्म क्या देखने को मिलेगा? कॉमन टर्म इन पूरे यूनिट के अंदर ये है कि जो भी जानदार है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है इनहेरिटेंस और दूसरा है उनके अंदर वेरिएशन। दूसरा है इनहेरिटेंस और दूसरा है वेरिएशन। इनहेरिटेंस बेसिकली क्या होता है? हम ये कहते हैं कि जो वालिदैन है, वालिदैन से अपने बच्चों में क्या जाती है? खुसूसियात। अब वो खुसूसियात सेम भी हो सकती है, वो खुसूसियात अलग भी हो सकती है। तो इन पूरे यूनिट के अंदर हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे कि किस बुनियाद पे, यानी इसकी रिसर्च कहां से स्टार्ट हुई। तो इसके स्टार्ट करने वाले मेंडल है। बाद में जाने के बाद मालूम पड़ा कि मेंडल जिस बात को बोलते थे आज के दौर में हम बोलते हैं कि वो डीएनए है। फिर ये बात समझ में आती है कि इतने साल जब इंसान पैदा हुआ या दुनिया नहीं थी, तो दुनिया में ऐसे कौन कौन से चेंजेस हुए जिसकी वजह से धीरे धीरे जानदारों के अंदर क्या आती गई? तब्दीलियां आती गई। क्योंकि हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट, माहौल हमेशा चेंज होता रहता है। कहीं पर माहौल बहुत गर्म है, कहीं पर माहौल बहुत ठंडा है। तो ऐसे माहौल में जानदारों ने अपने आप को कैसे तब्दील किया, वो कैसे अपने आप को इस काबिल बना सके कि वहां पर वो जिंदा रहे। तो ये एक बेसिक पूरा फ्रेम है जिसके अंदर हम अब इन चैप्टर्स को क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो सबक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है
प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो अब सवाल स्टार्ट होता है जेनेटिक्स से। अब एक बेसिक इंट्रोडक्शन है इसके अंदर। वो बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है? बेसिक इंट्रोडक्शन ये है कि हम क्या कहते हैं कि यहां पर ये कि अगर हम इस बात पे गौर करें कि एक हाथी है, हमेशा एक हाथी के बच्चे को ही वो क्या करता है? जन्म देता है, पैदा करता है। फिर सवाल ये आता है कि किसी और जानवर को क्यों नहीं पैदा करता? या एक आम है, आम का बीज बोने पर सिर्फ हमको क्या मिलते हैं? आम के ही पौधे मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? आम के ही पौधे। कोई और पौधा वहां पर क्यों नहीं उगता? तो एनिमल देखेंगे तो एनिमल अपने जैसा एनिमल पैदा कर रहा है, जानवर अपने जैसा जानवर, हाथी हाथी का बच्चा। प्लांट यानी प्लांट की अगर बात करें, पौधों की अगर बात करें, आम का दरख्त है तो उससे आगे चल के आम का दरख्त ही बनेगा। तो ये ऐसे ही नहीं होता, इसके पीछे कुछ ना कुछ क्या होगा? मैकेनिज्म होगा। फिर अगर हम ये मान लें कि कुदरत में ऐसा होता है, मगर क्या बच्चे जो होते हैं वो अपने वालिदैन की हूबहू यानी सिमिलर तस्वीर होते हैं, या इनमें कुछ खुसूसियात क्या होती हैं? मुख्तलिफ। मुख्तलिफ मतलब वेरिएशन, यानी उनके अंदर कुछ क्या हो सकता है? फर्क होता है। क्या ये हैरान कन बात नहीं है कि भाई बहन आपस में क्या होते हैं? कितने मिलते हैं, या कभी कभी क्या होते हैं? बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नजर आते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट पे यहाँ पर बात हो रही है कि हम ये देखते हैं कि जितने भी जानदार हैं उनके अंदर या तो हमको क्या देखने को मिलेगी? यकसानियत, सिमिलैरिटी, या फिर वो हूबहू एक जैसे दिखाई देंगे, या फिर उनके अंदर क्या देखने को मिलेगा? वेरिएशन। और ये वेरिएशन और सिमिलैरिटी ये एक ही वालिदैन के दो बच्चों में भी देखने को मिलेगी। ठीक है। तीसरा, इस तरह के और इससे मिलते जुलते बहुत सारे साइंटिफिक सवाल है जिनका साइंटिफिक तज्जिया किया गया है, और हयातियात की ये जो शाख है जिसमें इसकी स्टडी की जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। क्या कहते हैं हम इसको? जेनेटिक्स। तो ये जो पूरा बाब है इसमें हम क्या करेंगे? वालिदैन से इनके बच्चों में क्या होती है? मुंतकिल होने वाली तौरीस और खुसूसियात की मगायरत। मगायरत का मतलब क्या है? वेरिएशन। उसके बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे? बहस करेंगे, या हम क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे, या यहाँ पर हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। और इसी को कहा जाता है तौरीस की बुनियाद। क्या कहा जाता है इसको? तौरीस की बुनियाद। फिर हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं कि जो औलाद होती है वो अपने वालिदैन से क्या होती है? मुख्तलिफ भी होती है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? मगायरा। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स ये एक बायोलॉजी की, हयातियत की क्या है? शाख है, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं तौरीस की, और हम स्टडी करते हैं मगायरात की। उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। क्या कहते हैं हम उसको? जेनेटिक्स। नाउ यहां पर मैंने उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि व्हाट इज मीन बाय जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है? जेनेटिक्स का मीनिंग होता है इल्म हयातियात की वो शाख जिसमें क्या होता है? वालिदैन और उनकी नस्लों के दरमियान होने वाले मगायरात का इल्म हासिल करना, उसको क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स। तो उनके अंदर दोनों भी चीज रहेगी, मगायरात भी रहेगी और सिमिलैरिटी, वेरिएशन और सिमिलैरिटी। नाउ एक और चीज है यहाँ पर जो थोड़ी सोचने के लिए, कि इंसानों का ये जो इल्म है और जिसमें ये उसूल के मगायरात का राज जिनसी तौलीद में मुजम्मल है। जिनसी तौलीद मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बात बहुत पहले से लोगों को मालूम है कि जो भी वेरिएशन होता है, जो भी सिमिलैरिटी होती है, यकसानियत और मगायरात, ये दोनों भी किसके अंदर मुजम्मल है? जिनसी तौलीद। क्यों ऐसा बोला गया? ये इसलिए बोला गया क्योंकि अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा कि हमारे पास क्या होता है? मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। और मियोसिस कहां पर होता है? याद आ रहा है? जिनसी खलियों में। कहां पर होता है? जिनसी खलियों में। अगर हम जिनसी खलियों की बात करें तो हमको मालूम है कि यहां पर दो तरह के जिनसी खलिए हैं, स्पर्म और ओवा या ओवम या एग सेल या बैजा। याद आ रहा है? तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये दोनों के मिलने से क्या होता है? जिनसी तौलीद का अमल होता है। तो हमने ये पढ़ा कि यहां से हैप्लॉइड सेट आता है, यहां से हैप्लॉइड सेट आता है। तो हम जब मियोसिस पढ़ेंगे, मियोसिस मतलब
तखफीफी तकसीम, क्या बोला जाता है इसको उर्दू में? तखफीफी तकसीम। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तब आपके कंसेप्ट और क्लियर होगा। तो अब पहले से इंसानों को ये बात मालूम थी कि वालिदैन से बच्चों में जो खुसूसियत जा रही है या तो वो एक जैसी रहेंगी या फिर अलग अलग रहेगी, या तो वो सिमिलैरिटी शो करेगा या फिर वो क्या शो करेगा? वेरिएशन। और तकरीबन 8 से 10,000 साल कब्ल मसीह से ये बात मालूम थी। फिर इन क्या हुआ कि ये जो बात थी इसी का क्या किया, इंसानों ने जंगली पौधों और जानवरों में कुदरती तौर पर पाई जाने वाली मुगायरतों का भरपूर इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करके उन्होंने क्या बनाया? नई नू यानी नई किस्में बनाया, और किस्मों की नस्ली अफजाइश के लिए क्या, और ऐसे पौधे मुंतखब किए जिनमें पसंदीदा क्या थी? खुसूसियात मौजूद थी। यानी ये बात इंसानों को बहुत पहले से मालूम थी कि मगायरात का जो राज है वो किसमें वो पोशीदा है? रिप्रोडक्टिव। कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसीलिए हम देखते हैं कि कई सालों तक लोग इस तरह के प्रोसेस का इस्तेमाल करते रहे और नई नई पौधों की किस्में वो बनाते रहे, नए नए जानदारों की वो किस्में बनाते रहे। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जंगली गाय से मसनूई इंतखाब के जरिए बड़ी अहम हिंदुस्तानी किस्म तैयार की गई है। मसलन पंजाब की अगर बात करते हैं तो उसमें है साहिवाल गाय। कौन सी है? साहिवाल गाय। लेकिन हमें मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल याद रखना है, अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि हिंदुस्तान में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जेनेटिक्स का इस्तेमाल कर से कौन सी गाय बनाई गई है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? साहिवाल गाय। तो इसको याद रखना है, ठीक है ना। लेकिन हमें तस्लीम करना पड़ेगा, अगरचे हमारे अजदाद यानी फोरफादर इन खुसूसियात को तौरीस और मगायरतों के बारे में इल्म था, मगर इनकी साइंटिफिक बुनियादें के बारे में उनकी मालूमात जो थी वो क्या थी? बहुत महदूद थी या वो बहुत कम थी। तो बेसिकली ये तो मालूम था कि इस तरह का प्रोसेस होता है, लेकिन ये प्रोसेस किस वजह से होता है, इसकी बुनियाद क्या है, ऐसा कौन सा मटेरियल है जो इस प्रोसेस के लिए जिम्मेदार है, उनको किसी को नहीं मालूम था। अब इसकी स्टडी जहां से स्टार्ट हुई जब मेंडल ने काम स्टार्ट किया। ठीक है, तो अब तक तो ये बात मालूम थी कि ऐसा होता है कि कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, इसीलिए इस तरह की वैरायटीज नई नई अक़साम बनाई गई है। ठीक है, नाउ अब असल बात स्टार्ट हो रही है मेंडल से। क्यों? क्योंकि इनहेरिटेंस की स्टडी जिसने किया वो थे मेंडल। कौन थे? मेंडल। इसलिए याद रखिए कि यहां पर जो सबसे पहला है वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। हम किसकी बात करने वाले हैं? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, या उसी को हम क्या कहते हैं? मेंडल के उसूले तौरीस। ठीक है, तो 19वीं सदी के वस्त में, यानी आधी सदी हो गई थी, कौन सी? 19वीं, यानी 1950 अगर बोले तो चलेगा, 19वीं सदी की बात हो रही है। तो वस्त में क्या हुआ, यानी 1800 की बात है ना, तो तौरीस के बारे में हमारी मालूमात में बहुत इजाफा हुआ। किस बुनियाद पे इजाफा हुआ? तो उस वक्त एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रेगर मेंडल। क्या नाम था उनका? ग्रेगर मेंडल। बेसिकली जब हम यहाँ लिखते हैं तो देखो अभी वहां ग्रेगर है, जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं जी क्या? ग्रेगर जॉन मेंडल। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने मटर के जो पौधे हैं, ये मटर का जो पौधा है इसको आमतौर पे हम क्या कहते हैं? पी प्लांट। क्या कहते हैं? पी प्लांट। तो मटर के पौधे पर 7 साल मतलब उन्होंने स्टार्ट किया था रिसर्च 1856 में और खत्म कब किया उन्होंने? 1863 तक। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसकी जुफ्त साजी करना मतलब हाइब्रिडाइजेशन। जुफ्त साजी का मतलब क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो कंटिन्यूसली उन्होंने क्या किए? प्लांट्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन करते रहे और 7 साल तक उन्होंने तजुर्बा किए, और इन्हीं तजुर्बात को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। क्या कहा जाता है उनको? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने ये सारे किए और जानदारों में कानून विरासत का उन्होंने क्या किया? नजरिया पेश किया। तो 7 साल तक उन्होंने जो पौधे का इस्तेमाल किया वो कौन है? पी प्लांट। आगे चल के हम इस पी प्लांट का साइंटिफिक नेम पढ़ेंगे, वो क्या है? पाइजम सताइवम एल।
क्या नाम है उसका? पाइजम सटाइवम एल, ये नाम याद रखिए, साइंटिफिक नेम है इस पौधे का। क्या नाम है? पाइजम सटाइवम एल। ठीक है, इसका इसके ऊपर उन्होंने स्टडी किया। अब क्या हुआ, मेंडल के तौरीस के इन तजुर्बे की खास बात क्या थी कि इन्होंने जितने भी तजुर्बात किए, उन तजुर्बात में सबसे खास बात ये थी कि हयातियात के इस मौजूआत पर जब उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने आदाद व शुमार यानी किसका इस्तेमाल किया? स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिकली उन्होंने एक तरह से क्या किया, बायोलॉजी को मैथमेटिक्स के साथ जोड़ दिया। बायोलॉजी को किसके साथ जोड़ दिया? स्टैटिस्टिक्स। और उस जमाने में इस तरह से करना बोले तो बड़ा चैलेंज था। क्यों? कि आज अगर आपके पास कोई चीज है और वो अगर आपकी है तो दूसरा बंदा अगर उसको लेना चाहे तो आपको क्या होगा? तकलीफ होगी। तो उस जमाने में इस तरह के बहुत प्रॉब्लम थे। अगर कोई मैथमेटिक्स का बंदा है तो वो सिर्फ मैथमेटिक्स में ही बोलना चाहिए, उसने बायोलॉजी में बहस नहीं करना। लेकिन उस जमाने में उन्होंने क्या किया, बायोलॉजी को यानी हयातियात के सब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया, उसके मौजू पे बात की और वहां पर क्या इस्तेमाल किया? स्टैटिस्टिक। और साथ ही साथ उन्होंने वहां पर क्या इस्तेमाल किया? रियाजियात का यानी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया और मैथमेटिक्स की मंतक का यानी उस एनालिसिस का उन्होंने इस्तेमाल किया। फिर इसके बाद क्या हुआ, इनके जो तजुर्बात थे उन नमूनों का बहुत ज्यादा शुमार बहुत ज्यादा था, यानी उन्होंने इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए, इतने सारे तजुर्बात किए कि उनका शुमार करना क्या था? मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थे। जिसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी जमा किए गए आदाद और शुमार थे वो बहुत मोतबर माने गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके ऊपर लोगों ने क्या किया? ट्रस्ट किया कि यार ये जो काम इन्होंने किया बहुत अच्छा किया। फिर इसके अलावा इसके पौधों की जो लगातार नस्लों पर किए गए तजजियात की बिना पर अख्ज़ किए गए नताइज की तस्दीक साबित करती है ये कि मेंडल के जो नताइज हैं आम उसूल यानी जो जनरल रूल्स है उसकी तरफ क्या करते हैं? इशारा करते हैं। तो ये बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन है मेंडल के मामले में, जिसको मैंने बहुत फास्ट लिया है, क्योंकि एक्चुअल जो टॉपिक है या एक्चुअल जो चीज़ है वो हमको आगे बढ़ना है कि उन्होंने तजुर्बे कैसा किए, कौन सा पौधा लिए। तो यहाँ सिर्फ इतनी बात याद रखना है कि उन्होंने कौन सा पौधा लिया था? मटर का पौधा, जिसको हम क्या बोलते हैं? पी प्लांट। साइंटिफिक नेम क्या है? पाइजम सटाइवम एल, याद रहेगा। और उन्होंने कौन सी ईयर में ये काम किया? 1856 से 1863। और इनके जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट को उर्दू में हम क्या बोल रहे हैं? जुफ्त साजी के तजुर्बात। और इसी को इंग्लिश में हम क्या कह रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट के मामले में बार बार पूछा जाता है व्हाट इज मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट होता क्या है, क्यों क्या होता है, ये मैं आगे बात करने वाला हूँ। पर इतनी बात आपने याद रखना है कि उन्होंने जो तजुर्बात किए उन तजुर्बात को क्या बोला जाता है? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है। ना उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने एक खास बात मालूम की, यानी जब ये तजुर्बात कर रहे थे, इस तजुर्बात के अंदर खास बात क्या थी इनके कि एक ये था कि मेंडल ने जिस पौधे को सेलेक्ट करे थे, कौन से पौधे को सेलेक्ट किए थे उन्होंने? मटर के पौधे को, यानी पी प्लांट को। तो मेंडल ने अपने गार्डन के जो मटर के पौधे थे उनकी खुसूसियात पर जब तहकीक किया तो उसके दो वजह थी। पहली वजह क्या थी कि ये जो पौधे हैं ये दो मुखालिफ सिफतों का इजहार करते थे। ये क्या करते थे? दो मुखालिफ मतलब जी, टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलेंगे हम उसको? टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या टू डिफरेंट कैरेक्टर। नॉर्मली ये बोला डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर। इनके पौधों की खास बात क्या थी? इनके पौधे की खास बात ये थी कि वो शो करता था डिस्टिंक्टिव मतलब जो बहुत आसानी से एक दूसरे से क्या हो जाती है? अलग। ऐसी सिफत जो एक दूसरे से क्या हो जाती है? आसानी से अलग। और वो सिफत कितनी थी? सिर्फ दो। ठीक है। मसलन अगर एक पौधा है लंबा तो दूसरा पौधा क्या होगा? छोटा। एक अगर जर्द है तो दूसरा क्या होगा? सब्ज। तो इनकी खास बात क्या थी? मतलब पी प्लांट की जो उन्होंने सेलेक्ट किया था उसकी खास बात ये थी कि उसके अंदर आपको बहुत आसानी से क्या करते आता था? फर्क। क्यों? क्योंकि वो क्या करता था? दो मुखालिफ सिफत शो करता था। अगर समझो लंबा है तो दूसरा क्या रहेगा? छोटा। अगर कोई टॉल है तो दूसरा रहेगा डॉफ।
समझ में आ रहा है? दो मुखालिफ समत का मतलब क्या है? दो मुखालिफ सिफतों का मतलब है अगर कोई टॉल है यानी लंबा, तो दूसरा क्या दिखाई देता था उनको? डार्क यानी क्या दिखाई देता था? छोटा। ठीक है, तो उनके खद की बुनियाद पर उन्होंने कहा। दूसरा कि जर्द, अगर बीज की अगर बात करते हैं सीड, तो सीड के भी सिर्फ कितने कलर थे? दो, एक था जर्द और एक था सब्ज। यानी आप थोड़ा सोचो कि आपके पास 10 चीजें और 10 चीजों को आपको समझना है, उसके मुकाबले में आपके पास सिर्फ दो ही चीजें, तो दो चीजों का आप उनके कंपैरिजन की बेसिस पे आसानी से क्या कर लेंगे? समझ लेंगे। इसके मुकाबले में अगर 10 को देखना है तो 10 में कुछ चीजें किसी में ज्यादा होगी, किसी में कम होगी। तो वो जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या वो तजुर्बा अगर आप कर रहे हैं, तो वो तजुर्बा 10 के ऊपर करना आपके लिए क्या है? मुश्किल है, एज कंपेयर टू 2। दो के लिए वो काम करना आपके लिए क्या है? आसान है, और वो भी ऐसे जो एक दूसरे के क्या हो? मुखालिफ हो। तो काले के अपोज में अगर गोरा आ जाए तो आपके लिए बोलना बहुत आसान है, लेकिन अगर उसमें रेंज आ जाए, तो कोई थोड़ा काला है, फिर थोड़ा काला है, फिर थोड़ा काला है, फिर थोड़ा गोरा है, फिर थोड़ा गोरा है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा उन दो चीजों को डिफरेंशिएट करना या अलग करना। इसलिए उनकी खास बात क्या थी? उनके पौधे की खास बात ये थी कि वो क्या शो करता था? दो मुखालिफ सिफतें। तो अक्सर पूछा जाता है कि मेंडल के पौधे की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो पहली चीज ये थी कि मेंडल के पौधे की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि वो क्या दिखाता है? दो मुखालिफ सिफतों का, टू अपोजिट कैरेक्टर या टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टर जो साफ साफ दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर पौधे की यही मुखालिफ सिफात मेंडल के कानून विरासत की क्या बन गई? बुनियाद बन गई। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, साइंसदान आए, और उन्होंने वसी कुदरती मुशाहदे और इनमें पेचीदगियों को क्या किया? और ज्यादा क्या किया? वाज़ेह किया, और ज्यादा उन्होंने उसके एनालिसिस किया और उसको पेश किया। तो ये बात आपने पहली याद रखना है। दूसरा कि मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने एक और काम किया। मेंडल ने जब अपना तजुर्बा स्टार्ट किया तो उसको मालूम था कि यार अपने पास सिर्फ दो ही कैरेक्टर है। इसका मतलब अब क्या है कि अगर हम दो कैरेक्टर है तो हम क्या कर सकते हैं? उसकी प्योर लाइन बना सकते हैं। प्योर लाइन का मतलब क्या है? प्योर लाइन का मतलब है कि उसमें कोई मिक्सिंग नहीं रहेगी। जैसे हम बोलते हैं कि दूध प्योर होना, प्योर का मतलब क्या है? उसकी क्वालिटी चेंज नहीं होना, खालिस रहना, उसके अंदर सिर्फ दूध ही रहना, उसमें पानी मिक्स नहीं रहना। तो मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने कई ट्रू ब्रीडिंग लाइंस, मेंडल ने क्या किए? सबसे पहला जो काम किया था, मेंडल ने क्या किया? सबसे पहला जो काम किया उन्होंने क्या किया? ट्रू ब्रीडिंग लाइंस का इस्तेमाल किया। और मेंडल ने मस्नूई पॉलिनेशन, मस्नूई पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? हाँ मौलाना, फर्टिलाइजेशन तो हो गया हमारे 12 में, फिर पॉलिनेशन क्या है? पोलन ग्रेन, हम याद आ रहा है हमने कहा था कि पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के अमल को कहा जाता है पॉलिनेशन। तो हमने कहा कि हवा के जरिए अमल हो सकता है, किसी जानदार की मदद से ही होता है। हम यही कहते हैं ना कि कोई भी तितली है, अगर वो जाके किसी फ्लावर के ऊपर, फूल के ऊपर अगर बैठ रही है, या कोई शहद की मक्खी है, अगर वो फूल से जाके जूस ले रही है, तो वो क्यों ले रही होती है? वो इसलिए ले रही होती है क्योंकि फूल उसको जूस दे रहा है और बदले में वो फूल की क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। किस लिए? पॉलिनेशन, यानी एक जगह से पोलन ग्रेन को दूसरे फूल पे ट्रांसफर करने के लिए। याद आ रहा है? तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। लेकिन अब यहाँ पर कोई जानदार तो हेल्प करने वाला नहीं है, पानी तो आने वाला नहीं है, हवा तो चलने वाली नहीं है, तो अब ये क्या करेगा? ये खुद से करेगा। इसलिए इसको क्या बोला गया है? मस्नूई। इसलिए हमने इसको क्या बोला? आर्टिफिशियल। यानी मेंडल ने क्या किया? ट्रू ब्रीडिंग लाइंस बनाई। ट्रू ब्रीडिंग लाइंस का मतलब क्या है? प्योर ब्रीडिंग लाइंस उन्होंने बनाई, यानी सिर्फ टॉल 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 प्लांट और एक जगह सारे डार्क डार्क प्लांट। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि ये जो पौधा उनके पास है उसके अंदर उनको क्या देखने को मिलती है? दो कैरेक्टर,
दो मुखालिफ सिफात। तो उन्होंने सबसे पहले ये किया कि दो मुखालिफ सिफात को प्योर कर दिया कि अब अगर आपने इनसे जितने भी बीज लेना है, अगर आपने लंबे दरख्त वाले से, लंबे पौधे वाले से अगर कोई बीज लिया तो उससे जो पौधा बनेगा वो हमेशा लंबा ही रहेगा। डाफ वाले से अगर बीज लिया, सीड लिया, तो उससे जो पौधा बनेगा वो डाफ ही बनेगा, छोटा साइज का ही बनेगा। उसको बोला जाता है ट्रू ब्रीडिंग लाइन। तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन किया और इस्तेमाल करके मेंडल ने क्या किया, फिर मस्नूई पॉलिनेशन। फिर आगे उन्होंने क्या स्टार्ट किया, क्रॉस पॉलिनेशन। मस्नूई पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में फर्क क्या है? मतलब एक फूल का दूसरा, एक फूल से दूसरे फूल का, उसको बोला जाता है क्रॉस। सिमिलर फूल का है तो, और अलग अलग फूल का है ना। तो यहां पर जो क्रॉस हो रहा है, यहां पर बेसिकली वो क्या करा रहा है, जो पॉलिनेशन करवा रहे हो वो क्रॉस पॉलिनेशन है। एक फूल का उन्होंने फॉर एग्जांपल लिया पोलन, दूसरे का लिया स्टिग्मा। समझा? नाउ ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होती है? तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन वो होती है जो मुतअद्दिद बार मुसलसिल से पॉलिनेट की जाए। देखिए ट्रू ब्रीडिंग लाइन की डेफिनेशन याद रखिए। ट्रू ब्रीडिंग लाइन में क्या होता है? ट्रू ब्रीडिंग लाइन मतलब वो पौधे जिनके अंदर क्या हुआ, मुतअद्दिद बार मुसलसिल क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या हुआ? सेल्फ पॉलिनेशन। तो हमने कहा कि दो तरीके हैं, एक है क्रॉस पॉलिनेशन। तो मेंडल ने जो तजुर्बे किए वो क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। उससे पहले उन्होंने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन। बार 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 बार, यानी हमेशा उन्होंने क्या किया, अगर कोई टॉल प्लांट है तो उसका क्रॉस किसके साथ करवाया, टॉल। और ऐसा उन्होंने कई बार करवाया, जिसकी वजह से उनको क्या मिल गई, ट्रू ब्रीडिंग लाइन। क्या मिल गई इनको? ट्रू ब्रीडिंग लाइन। अगर कोई डाफ है यानी कोई छोटे कद वाला है, तो उन्होंने उस छोटे कद वाले पौधे का क्रॉस या पॉलिनेशन किसके साथ करवाया, छोटे कद वाले के साथ। और ऐसा करते करते उनके पास क्या बन गई, ट्रू ब्रीडिंग लाइन। यानी अब इन पौधों के अंदर सिर्फ कौन सी वाली खुसूसियत आपको देखने को मिलेगी, इनमें सिर्फ छोटे कद और इनमें सिर्फ टॉल यानी लंबे पौधे मिलेंगे। बात समझ में आई? तो यहां पर ये जो प्रोसेस है ट्रू ब्रीडिंग लाइन का, ये किसकी मदद से हुआ? अरे यार गलती होगी ना मौलाना, सेल्फ पॉलिनेशन। किसकी वजह से हुआ? ये एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, इसका मतलब उन्होंने पहले क्या करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन। बात समझ में आ रही है कि उन्होंने पहले क्या करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन होने के बाद उनके पास क्या आ गई, ट्रू ब्रीडिंग लाइन। और ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन का उन्होंने आगे चल के क्या करवाया, फिर क्रॉस पॉलिनेशन। फिर आगे चल के वो क्या करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। और जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो इसका मतलब है हाइब्रिड बनेगा, आधी खुसूसियत इधर की, आधी खुसूसियत इधर की। इसीलिए इनके जो तजुर्बे है उसको क्या बोला गया, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन किया, दो अलग अलग पौधे लिया, उनका बीच में क्रॉस करवाया, यानी उनसे क्या बनाया, आगे चल के उन्होंने हाइब्रिड। फिर और जिनमें मुस्तहकम सिफत की तौरीस कई नस्लों तक क्या रहेगी, बरकरार रहती है। यानी इनकी जितनी भी नस्ल आएंगी उसमें सिर्फ क्या कैरेक्टर रहेगा, छोटा खद। इनकी जितनी नस्ल आएंगी उसमें लंबा खद। तो कई सालों तक ऐसा होता रहा। तो मेंडल के मामले में सवाल याद रखना है हमेशा कि मेंडल ने जो ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स डेवलप किया था, उसमें जो पॉलिनेशन उन्होंने किया था वो कौन से टाइप का पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन है या सेल्फ पॉलिनेशन है? कौन सा है, सेल्फ पॉलिनेशन। ना ना ना, देखो इधर ट्रू ब्रीडिंग लाइंस की अगर बात करेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रू ब्रीडिंग की बात है सेल्फ पॉलिनेशन। और हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन, या उस पर हम क्या बोलेंगे उसको, मस्नूई पॉलिनेशन। तो मस्नूई पॉलिनेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस प्रोसेस को उन्होंने अपने हाथ से किया, और क्रॉस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दो अलग अलग कैरेक्टर। समझे? बस समझा? पक्का? ठीक है। नाउ अब यहां पर देखो, इसको थोड़ा सा और मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये पूरा प्रोसेस किया
जिसमें उन्होंने क्या किया, बार बार क्या किया, पॉलिनेशन का अमल, बार बार क्या किया, पॉलिनेशन का अमल। और इस तरह से उन्होंने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन को बार बार दोहराया। तो ये एक फूल है, हमको याद है कि फूल के अंदर क्या क्या होता है, स्टेमन, स्टिग्मा, ये दो इंपॉर्टेंट है। जी सर। स्टेमन में से आप क्या लेंगे, एंथर, एंथर में क्या रहेगा, पोलन ग्रेन, जरदाना। और स्टिग्मा में क्या रहेगा, ओवरी, याद आ रहा है। तो इस तरह से उन्होंने एक फूल लिया, उन फूलों के अंदर से पार्ट्स को लिया और मसनूई तौर पे उन्होंने किया, मीन्स किसी का स्टेमन लिया और किसी का स्टिग्मा लिया, अब अपने हाथ से उन्होंने उसके ऊपर क्या कर दिया, डस्ट कर दिया, छिड़क दिया। तो पोलन ग्रेन को उन्होंने क्या किया, मसनूई तौर पे क्या करवाया, पॉलिनेशन करवाया। समझा। हाँ अलवी, यह सवाल अच्छा है कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन सिर्फ प्लांट्स में होती है क्या, नहीं, एनिमल्स में भी होती है। ट्रू ब्रीडिंग लाइंस क्या होगी, एनिमल्स के अंदर भी की जा सकती है, बनाई जा सकती है। ठीक है, हम आगे चल के इस तरह के जब हम पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं उस चैप्टर को, एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि एक ही किस्म के जानवर है, एक ही किस्म के जानवर है जिनकी मार्केट में बहुत डिमांड है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ उनका पॉलिनेशन होता रहेगा। लेकिन हम वहां पर एक चीज पढ़ेंगे कि अगर कंटिन्यूअसली सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वहां पर आता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी उसके बाद उनके अंदर वो खुसूसियत बाकी नहीं रहती या वो आगे चल के अपनी नस्ल पैदा नहीं कर सकते। तो हम उसको पढ़ेंगे, तो वहां पर कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, सवाल अच्छा है, अच्छा सोचे आपने। ठीक, नाउ अब मेंडल ने जब अपने कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी किया तो हम क्या कहते हैं कि मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग मटर के पौधों का इंतखाब किया जो मुत्तज़ाद सिफात वाले थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है कि मेंडल ने किया 14 ट्रू ब्रीडिंग मटर के पौधे। कितने ट्रू ब्रीडिंग के पौधे बनाए, 14। 14 कैसे हो गए, 14 कैसे होंगे, 14 कैसे होंगे, हाँ 7, हाँ फॉर एग्जाम्पल लंबे और डार्क, तो 7 ये कैरेक्टर 7, तो मतलब सिर्फ 7 लंबे नहीं, 7 नहीं, अलग अलग कैरेक्टर। अब वो अलग अलग कैरेक्टर क्या है मैं आगे बता रहा हूं, बस इतनी बात याद रखो कि उन्होंने टोटल कितने बनाए, 14 ट्रू ब्रीडिंग। और ये जो 14 ट्रू ब्रीडिंग थे वो कैसे थे, मुत्तज़ाद सिफात वाले। अब समझ लो उसको कि ये मुत्तज़ाद सिफात है, ये है 7, ये 7 है ना, ये 7 है और ये 7, और ये कैरेक्टर है ना। अब मैं इसको थोड़ा समझा देता हूं तो आपको बात और क्लियर हो जाएगी कि एक कैरेक्टर यानी मुत्तज़ाद कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के अलावा तमाम खुसूसियात में वो कैसे थे, यकसा थे, और जोड़े कैसे थे, पेयर्स में थे। यानी इनकी जो खुसूसियात है वो कैसी है, पेयर्स में। मुत्तज़ाद सिफात का जब इंतखाब किया गया था तो उनमें कौन कौन था, उनमें कुछ थे हमवार और ना हमवार, ठीक है, हमवार और ना हमवार बीज, फिर जर्द सब्ज बीज, सपाट यानी फ्लैट, और भरी हुई फलियां, जो फलियां है ना, जो सीड है उनकी, उसकी बात हो रही है। फिर सब्ज और पीले बीज, यहां पर फलियों का मतलब है फ्रूट। फिर दूसरा सब्ज और पीले बीज, फिर लंबे और छोटे कद वाले पौधे। तो टोटल जो 7 सिफात उन्होंने लिए थे, उस 7 सिफात का उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग बनाए। तो इस तरह से वो कितनी हो गई, 14। समझ में आ रही है मेरी बात कि यहां पर उन्होंने जो खुसूसियात सेलेक्ट किए उस खुसूसियत को रिप्रेजेंट करने वाली सिफात है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि कैरेक्टर है, बात को समझो, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर है, कैरेक्टर का मतलब हम क्या बोलते हैं, खुसूसियत। अब किसी के अंदर खुसूसियत है, वो खुसूसियत ये है कि वो पढ़ता है, ठीक है, किसी के अंदर खुसूसियत है कि वो पढ़ता है। लेकिन इस खुसूसियात के अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगी, सिफात। सिफात कितनी मिलेंगे, 2, कि एक सिफत तो ये होंगी कि वो अच्छा पढ़ता है, दूसरी सिफत होंगी कि वो बुरा पढ़ता है। मतलब कोई भी कैरेक्टर हो तो उसकी सिफात कितनी है, 2।
अब यहां पर उन्होंने खुसूसियत कितनी ली है? 7। तो 7 खुसूसियत की जो सिफात होंगी वो कितनी हो जाएगी? 14। फॉर एग्जाम्पल तने का कद है, हाइट, तो वो क्या हो सकता है? लंबा हो सकता है, पस्त, जिसको हम बार बार अभी तक क्या बोल रहे थे? छोटा, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको क्या बोला है? पस्त। फूल के रंग की अगर बात करें तो अर्गवानी और सफेद। अर्गवानी मतलब वायलेट, वायलेट है ना। तीसरा, फूल की जगह, फूल की जगह यानी फूल कहां पर अटैच है ना। आपने झाड़ों में देखा होगा कि कुछ फूल होते हैं तो वो यहां पर लगे होते हैं, कुछ फूल यहां लगे होते हैं। तो फूल की जगह बगली और राशि। बगली का मतलब कहां पर है? एकदम सिरे पर, एक्सियल, और राशि यानी डंडे के ऊपर। फिर इसी तरह से फूल की शक्ल कि वो पूरी तरह से भरे हुए हैं और कुछ गैर हमवार। फिर फल का रंग, फल का रंग सब्ज भी हो सकता है, जर्द। इसी तरह से बीज की शक्ल गोल हो सकती है या गैर हमवार हो सकती है, और बीज का रंग जर्द या सब्ज। तो कुछ बीज ऐसे होंगे जो आपको पीले दिखाई देंगे, कुछ बीज ऐसे होंगे जो ग्रीन, हरे दिखाई देंगे यानी सब्ज। तो ये जो 7 खुसूसियात है, इन खुसूसियात की उन्होंने क्या बनाए? ट्रू ब्रीडिंग्स। तो टोटल ट्रू ब्रीडिंग कितनी हो गई? 14। क्यों? क्योंकि वहां पर सिफात कितनी है? हर एक की 2। इस तरह से उनके पास टोटल जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स बने वो कितने बन गए? 14। याद रहेगा। तो मेंडल ने क्या किया? अपने तजुर्बे के लिए 14 ट्रू ब्रीडिंग बना। अब देखिए यहां पर है कि यहां पर जो खुसूसियात है वो बीज की शक्ल है। तो बीज क्या है? गोल है और गैर हमवार, शिकनदार। शिकनदार का मतलब क्या हो गया यहां पर? गैर हमवार। फिर इसी तरह से बीज के रंग की बात करें तो कुछ बीज का रंग कैसा है? जर्द। किसका क्या है? सब्ज। जर्द का मतलब हो गया पीला, येलो। फूल का रंग यानी अर्गवानी मतलब वायलेट, और क्या हो सकता है? फूल का कलर सफेद। इसी तरह से फल्ली का शेप यानी वो जो फ्रूट है तो वो भरी हुई, भरी हुई का मतलब है वो सीधी सीधी, स्ट्रेट। गैर हमवार मतलब उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? ठीक, फोल्डिंग्स, टर्न देखने को मिलेगा। फिर फल्ली का रंग, फल्ली का रंग क्या हो सकता है? सब्ज, और फल्ली का रंग क्या हो सकता है? पीला। तो हर खुसूसियात की अलग अलग क्या है? सिफात। तो एक खुसूसियत उसकी कितनी सिफात है? 2। समझा? नमाज का टाइम हो गया क्या? ठीक है ना बच्चा, अजान हो रही है। हम लोग इंशाल्लाह कल बात करेंगे टॉपिक पे। अभी इसके बाद हमारा 11वीं का लेक्चर है, तो जो बच्चे 11वीं के लेक्चर अटेंड करने वाले, याद से 6:45 को ज्वाइन हो जाना। कल हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है? कल छुट्टी मत मारना किसी ने।